नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन हम यहाँ पे एथिक्स GS4 का जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, एथिक्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, दृष्टि IAS के क्लास नोट्स हैं और इसी तरीके से हम सारे क्लास नोट्स को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। पिछले सेशन हमारा जो है विकासवादी नीति शास्त्र पे हमने ख़त्म किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बाकी 70 वीडियोज़ हैं, आप सर के देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको नहीं मिलता तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा थोड़े दिन में। ठीक है, वेट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इवोल्यूशनिस्ट इथिक्स की बात आज हम करेंगे। बात करें तो 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव नीति शास्त्र सहित कई विषयों पर पड़ा। इसी प्रभाव के परिणामस्वरूप एक नई शाखा विकसित हुई जिसे विकासात्मक नीति शास्त्र कहा जाता है। इसके प्रमुख समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्ली स्टीफेन और सैमुअल अलेक्जेंडर शामिल हैं। इनके अलावा कुछ मात्रा में लॉयड मॉर्गन, हेनरी बर्गरशॉ, ऑगस्ट कॉम्ट प्रमुख हैं। बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की नीति मीमांसा की। हर्बर्ट स्पेंसर इस दृष्टिकोण के सबसे प्रमुख व्याख्याकार हैं, जिनकी धारणा को विकासात्मक सुखवाद भी कहा जाता है। उन्होंने सुखवादी आधार लेते हुए विकासवाद के नियमों को विकासवाद के नीति शास्त्र में शामिल किया है। वहीं स्पेंसर के अनुसार जीवन का अर्थ है कि प्रकृति के साथ प्राणी के समायोजन की निरंतर प्रक्रिया। जो कर्म वातावरण के साथ मनुष्य के समायोजन में सहायक है वे शुभ है और विरोधी कर्म अशुभ है। वहीं शुभत्व की मात्रा भी इसी से तय होती है कि कोई कर्म मनुष्य के अस्तित्व को बचाने या दीर्घजीवी बनाने में कितना सहायक है। वहीं बात करें तो नैतिकता के विकास की प्रक्रिया के दो चरण हैं, सापेक्ष नैतिकता तथा निरपेक्ष नैतिकता। सभ्यता की शुरुआत में सापेक्ष नैतिकता होती है और इस समय मनुष्यों का आचरण कम विकसित होता है। वे प्रायः ऐसा आचरण करते हैं जो समायोजन में बाधक होता है, जैसे आपस में संघर्ष करना, सहयोग न करना इत्यादि। धीरे धीरे आचरण विकसित होता है और समायोजन बेहतर होने लगता है। वहीं नैतिक विकास की चरम स्थिति तब आती है जब व्यक्ति का समायोजन मूल्यों से पूर्ण समायोजन हो जाता है। उसका अन्य व्यक्तियों से विरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है और वह सामाजिक हित में ही अपना हित देखने लगता है। वहीं व्यक्तिगत हित की पृथक धारणा उसके मन में पूर्णतः समाप्त हो जाती है और इसी स्थिति को स्पेंसर ने निरपेक्ष नैतिकता कहा है। बात करते हैं नैतिक नियमों के संबंध में। स्पेंसर के कुछ विचार इस प्रकार हैं। पहला, हजारों वर्षों में हमारे पूर्वज ने जिन नैतिक नियम सद्गुणों की खोज की है वे समाज की जीवन रक्षा के उद्देश्य पर ही आधारित है, अतः सामान्यतः उनका पालन करना उचित है। स्पेंसर, हॉब्स और बेंथम की तरह मानव को केवल स्वार्थी नहीं मानते, न ही मार्क्स की तरह उसे मूलतः परार्थी मानते हैं। वह सिज्विक की तरह इस विचार से सहमत है कि मनुष्य में स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रवृत्तियाँ होती हैं। केवल स्वार्थ जितना गलत है उतना ही गलत परार्थ भी है। स्वार्थ अपने आप में बुरी प्रवृत्ति स्वार्थ अपने आप में बुरी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इसी के कारण आत्मरक्षा और विकास की प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। वहीं व्यक्ति के स्वार्थ को वही अनैतिक माना जाना चाहिए जहां वह समाज का अहित कर रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति को वहां तक पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जहां तक उसके कार्य किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक न होते हों। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार ही महत्व तथा विकास के अवसर मिलने चाहिए। योग्य व्यक्ति को अधिक अवसर मिलने चाहिए क्योंकि वह अपनी योग्यता के बल पर समाज के विकास में अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं समाज का जो सदस्य जितना असहाय है उसी बाकी सदस्यों की उतना ही सहयोग व संरक्षण मिलना चाहिए। यह बात मुख्य रूप से बच्चों के पालन पोषण में शामिल होती है। वहीं संकट की अवस्था में समाज का अस्तित्व बचाए रखने के लिए कुछ लोगों की बलि देना नैतिक है, क्योंकि नैतिकता का मूल उद्देश्य समाज के अस्तित्व को बचाना है। इसके साथ ही बात करें तो जो व्यक्ति नैतिकता या न्याय के इन मूल नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें दंड दिया जाना नैतिक है। समाज के अस्तित्व का लाभ अगर इन्हें मिलता है तो उनकी यह भी जिम्मेदारी है कि उनके नियम का पालन करें। तो हमने ओवरऑल बात किया कि समाज का जो है विकास जो है
किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। विकासात्मक पद्धतियों में हमने किस तरीके से जो है समाज की भूमिका होती है और समाज में व्यक्तियों की क्या भूमिका होती हैं आपस में, ठीक है। सहयोग और सहसंबंध किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, असहाय को जो है सहयोग देना चाहिए, और जो बुद्धिजीवी हैं या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से जो तेज़ प्रतिभा के हैं, ठीक है, उनको समाज में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान अगर समाज में सही तरीके से बैठा तो वो समाज को बहुत आगे तक ले जाएंगे। यही विकासवाद हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं आत्मपूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म की। देखिए, 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई आदर्शवादी विचारकों ने जैविक विकासवाद के विरुद्ध आत्मपूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म का सिद्धांत विकसित किया। वहीं हीगेल, ग्रीन और ब्रैडले इसके प्रमुख समर्थक हैं। भारत में वेद, उपनिषद तथा गीता में इससे मिलते जुलते विचार दिखाई पड़ते हैं। कुछ हद तक महात्मा गांधी की नीति मीमांसा भी इसके निकट है और आत्मपूर्णतावाद के प्रमुख विचार हैं। पहला, पूर्णतावाद के सभी समर्थक मानते हैं कि जैविक विकासवाद के आधार पर मनुष्य की प्रकृति और नीति शास्त्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मनुष्य की विशिष्टता उसकी विवेकशीलता व तार्किकता में है, जो उसे पशुओं से भिन्न बनाती है। वही मानव पशुओं का विकसित रूप नहीं बल्कि गुणात्मक रूप से उनसे भिन्न है। इसलिए जीव विज्ञान में प्रचलित नियमों के अनुसार मनुष्य के आचरण की व्याख्या करना भ्रामक है। वहीं बात करें कि मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य आत्मसिद्धि या आत्म साक्षात्कार है। आत्मसिद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी समस्त शक्तियों के विकास हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी पूर्णता निहित है। इसके साथ ही बात करें तो आत्मसिद्धि हासिल करने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति समाज से कट जाए। आत्मसिद्धि समाज के भीतर रहकर ही संभव है। वहीं व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समाज के कल्याण में ही उसका कल्याण निहित है। समाज के कल्याण को साधने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत पूर्णता की उपलब्धि करना काम में है। स्पष्ट है कि पूर्णतावाद व्यक्तित्व के विकास पर बल देकर भी स्वार्थवाद का समर्थन नहीं करता। वह स्वार्थ व परार्थ में समन्वय करता है तथा स्वार्थ को परार्थ के अधीन रखता है। बात करते हैं हीगल की। हीगल आदर्शवादी दार्शनिक है, जिसका नीति मीमांसीय सिद्धांत आत्मपूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म के कहलाता है। हीगल की नीति मीमांसा की बात करें तो इसका नीति मीमांसा क्या है कि जीवन का उद्देश्य आत्मसिद्धि प्राप्त करना है, पहला। दूसरा, स्वार्थ परार्थ के अधीन और भावनाएं बुद्धि के अधीन होनी चाहिए। क्या है कि स्वार्थ जो है अपना वो परार्थ के अधीन यानी दूसरों का जो है भला करना के अधीन होना चाहिए, यानी सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, परार्थ मतलब दूसरों की सेवा करना उच्च यहाँ पे बताया गया है। और जबकि यहाँ बताया कि भावना बुद्धि का अधीन होनी चाहिए, यानी भावना से बढ़कर बुद्धि, सबसे ऊपर क्या है, बुद्धि है, ठीक है। इस तरीके से बताया है। अगर भावना और बुद्धि में किसी एक चुनना हो तो उसमें सबसे ऊंची पदवी किसकी होगी, बुद्धि की होगी। और स्वार्थ और परार्थ में, स्वार्थ मतलब खुद का स्वार्थ देखना, परार्थ मतलब दूसरों का, तो दूसरों का जो स्वार्थ है वो सबसे ऊँचा हो जाएगा, ठीक है, मतलब दूसरों की सेवा करना। हीगल का मानना है कि नैतिकता का विकास 3 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था बाध्यता की अवस्था है, जो नैतिक विकास की दृष्टि से निम्नतम स्तर पर है। इस स्तर पर व्यक्ति दंड के भय या किसी प्रलोभन से राज्य के कानूनों तथा सामाजिक नियमों का पालन करता है। इस अवस्था में दंड विधान की उपस्थिति अनिवार्यतः होती है। वहीं अगर बात करें तो तर्कशीलता के कुछ विकास के बाद दूसरी अवस्था आती है, जिसे हीगल ने अंतः प्रेरित नैतिकता कहा है। इस स्थिति में व्यक्ति भय या प्रलोभन की जगह अपने अंतःकरण की प्रेरणा से नैतिक आचरण करने लगता है। यह अवस्था पहली अवस्था से बेहतर होकर भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में अभी भी व्यक्तिगत हितों के प्रति सजगता बनी रहती है। अंतिम अवस्था पूर्ण एकीकरण की है। बुद्धि या विवेकशीलता के पर्याप्त विकास के बाद यह अवस्था आती है। इस अवस्था में व्यक्ति का समाज व राज्य के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है और वह सामाजिक कल्याण में ही अपने कल्याण को देखने लगता है। उसके लिए यह संभव ही नहीं रहता कि किसी समाज विरोधी कार्य में अपना लाभ देख सके। वहीं हीगल की नीति मीमांसा में राज्य का अत्यंत ऊंचा स्थान है। वह अरस्तु की तरह राज्य को अनिवार्यतः नैतिक संस्था मानता है। उसका दावा है कि राज्य में ही समस्त नैतिक व सामाजिक मूल्य निहित हैं। उसने यहाँ तक सलाह दी है कि यदि व्यक्ति की इच्छा का राज्य के कानून से विरोध हो तो भी व्यक्ति को राज्य की इच्छा का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही उच्चतम विवेक की अभिव्यक्ति है।
हीगल के प्रसिद्ध कथनों की बात करते हैं तो जीने के लिए मरो यानी डाई टू लिव। इस उक्ति का प्रयोग मध्यकाल की ईसाई पादरी प्रायः किया करते थे। उनके द्वारा प्रयुक्त इस कथन का अर्थ था आत्मा की मुक्ति के लिए अपने शरीर को नष्ट कर दो। भाव यह था कि जब तक व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छाओं का पूर्ण दमन नहीं कर देगा तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। हीगल ने इसी कथन का प्रयोग किया, किंतु उसका अर्थ थोड़ा सा अलग है। उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को चेतना के उच्च स्तर पर जीना चाहिए और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि वह अपनी निम्नतम या पार्श्विक प्रवृत्तियों को बुद्धि के अधीन रखे। वहीं गौरतलब है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के अनुसार सभी प्राणियों में निरपेक्ष चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है, जिसमें सबसे ऊंचा स्तर बौद्धिकता का है। भावना या इच्छाओं का स्तर तो पशुओं की चेतना में भी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति वासनाओं के अधीन होकर जीता है तो अपने व्यक्ति होने की वास्तविक संभावना से दूर है। व्यक्ति बनो यानी बी ए पर्सन। हीगल ने अपनी नीति मीमांसा के एक कथन का कई बार प्रयोग किया है, व्यक्ति बनो और व्यक्तियों का सम्मान करो यानी बी ए पर्सन एंड रिस्पेक्ट एज अ पर्सन। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर जीने का प्रयास करना चाहिए और मनुष्य चाहे तो पशुओं की तरह वासनाओं के अधीन रहकर भी जीवन जी सकता है। वहीं हीगल जी के अनुसार जो है व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके जीवन की सार्थकता अपने व्यक्तित्व के चरम स्तर अर्थात व्यक्ति के स्तर पर जीने में है। व्यक्ति बनने का सीधा अर्थ है अपने विवेक के अनुसार जियो और वासनाओं को अपने अधीन में रखो। कथन का दूसरा हिस्सा है कि दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सिर्फ आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसे दूसरों के स्वतंत्र विवेक तथा व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए। वहीं वैचारिक विरोध को सहन करने की आदत डालनी चाहिए और स्वार्थ को परार्थ के अधीन करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। वहीं टी.एच. ग्रीन की बात करें तो टी.एच. ग्रीन ने संकल्प स्वातंत्र्य तथा नैतिक प्रगति की अवधारणा को महत्व दिया है। ग्रीन ने व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित के बीच भेद मानने से भी इनकार कर दिया है। उनके अनुसार व्यक्ति का हित समाज के हित में सन्निहित है और बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। बात करते हैं F.H. ब्रैडले की। देखिए, ब्रैडले ने कहा कि व्यक्ति को आत्मत्याग द्वारा आत्मसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। आत्मत्याग एवं आत्मसिद्धि में विरोध प्रतीत होता है पर है नहीं। जब मनुष्य समझ जाता है कि उसके आत्मत्याग से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है और सामाजिक कल्याण से ही उसकी आत्मसिद्धि संभव है तो यह अंतर विरोध मिट जाता है। वहीं ब्रैडले कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए तो मैं कहूँगा कि यह प्रश्न ही गलत है। नैतिक होना किसी उद्देश्य का साधन नहीं है। नैतिकता स्वयं साध्य है। व्यक्ति की आत्मपूर्णता उसके नैतिक होने में ही है। मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यानी माई स्टेशंस एंड इट्स ड्यूटीज़। ब्रैडले ने अपनी नीति मीमांसा में मेरा स्थान और उसके कर्तव्य का सिद्धांत दिया है, जो बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। वहीं बात करें तो ब्रैडले के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं और योग्यताएं अन्य व्यक्तियों से अलग हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके कर्तव्य भी विशिष्ट होने चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी योग्यताओं व रुचियों के अनुसार अपना क्षेत्र तथा पद चुन ले, किंतु जिस पद को उसने चुना है उससे जुड़े हुए सभी कर्तव्यों का पालन उसे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से उसका आध्यात्मिक विकास भी संपन्न होता है। यह ठीक है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण समाज के नैतिक विकास या कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता, किंतु अपने पद या स्थान से जुड़े कर्तव्यों का पालन करके हर व्यक्ति अमूर्त और सीमित रूप में सामाजिक कल्याण में योगदान देता है तथा आत्मसंतोष प्राप्त करता है। एक आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने पदों से संबंधित कर्तव्यों का पालन करता है, इसलिए किसी को भी अलग से समाज सेवा करने की जरूरत नहीं हो। हीगल और ग्रीन की तरह ब्रैडले ने भी व्यक्ति और समाज के संबंध को सावयवी या आंगिक एकता अर्थात ऑर्गेनिक यूनिटी के रूप में देखा है। इस आधार पर उसने व्यक्ति और समाज में वही संबंध देखा जो शरीर के किसी अंग और शरीर के बीच होता है। इस तुलना से उसने मेरा स्थान और उसके दायित्व या कर्तव्य सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दो तर्क दिए हैं। पहला,
जैसे शरीर में आँख, नाक, कान आदि अंगों के विशेष स्थान और विशेष कर्तव्य होते हैं, वैसे ही समाज में विभिन्न व्यक्तियों के विशेष स्थान व कर्तव्य हैं। जिस प्रकार सभी अंगों के समुचित कर्तव्य पालन से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के स्वस्थ रहने पर ही अंगों का अस्तित्व टिका है, उसी प्रकार जिस समाज में सभी लोग अपने कर्तव्य निभाते हैं वह समाज स्वस्थ रहता है और स्वस्थ समाज में ही व्यक्ति की आत्मसिद्धि संभव होती है। ब्रैडले का यह विचार गीता और महात्मा गांधी के दर्शन से मिलता जुलता है। गीता के 18वें अध्याय श्लोक 40, 41, 45 और 47 में श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों व शूद्रों के कर्तव्य उनके जन्मजात गुणों के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक मनुष्य के जन्मजात स्वाभाविक गुणों पर आधारित उसका सर्वधर्म या कर्तव्य ही सर्वोत्तम है। यानी जन्म से ही उसका जो है मिल गया है, क्या कहा है कि जन्मजात गुणों के आधार पर ही निर्धारित किए, जो उसके कर्तव्य हैं वो जन्मजात गुणों के आधार पर ही निर्धारित कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि ब्रैडले ने नैतिकता के 2 स्तर माने हैं, सापेक्ष नैतिकता तथा निरपेक्ष नैतिकता। मेरा स्थान और कर्तव्य का संबंध है सापेक्ष नैतिकता से है। कुछ व्यक्ति अपने विवेक के माध्यम से स्वयं को निरपेक्ष सत्य से मिला लेते हैं, वे आदर्श नैतिकता के स्तर पर होते हैं और उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। वहीं मूल्यांकन अब आइए देखते हैं। तो अंतर विवेक को कोई महत्व नहीं दिया। मान लीजिए कि सरकार युद्ध की घोषणा कर दे, जबकि देश के लोगों की अनुभूति है कि युद्ध अनावश्यक है। ऐसे में सैनिकों को क्या करना चाहिए? कई बार व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों में ही अंतर विरोध हो जाता है और ब्रैडले ने इसका समाधान नहीं किया। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है और जिसके माता पिता और बच्चे उसी पर निर्भर हैं, यदि उसके पिता व उसके बेटे द्वारा एक साथ ऐसी मांगें की जाए जिनमें से एक को ही पूरा करना संभव हो, तो वह अपने कर्तव्य कैसे निभाएगा? अगला हमारा है आत्मपूर्णतावाद का मूल्यांकन करते हैं। तो यह सिद्धांत आदर्शवादी तथा परलोकवादी मान्यताओं पर आधारित है। अगर कोई निरपेक्ष प्रत्ययवाद को न मानना चाहे तो यह सिद्धांत निरर्थक हो जाता है। आत्मसिद्धि का अर्थ अमूर्त है तथा किसी भी विचारक ने उसका अर्थ ठीक से स्पष्ट नहीं किया है। ये सभी विचारक मानते हैं कि व्यक्ति के हित तथा समाज के हितों में अंतर विरोध नहीं है। कई दार्शनिकों ने इस मत का खंडन किया है। जैसे मार्क्सवाद के अनुसार विभिन्न वर्गों के हित विरोधी होते हैं और कोई भी हित संपूर्ण समाज का नहीं होता। वहीं नारीवादियों तथा वंचित वर्ग से जुड़ी अन्य विचारधाराओं ने भी इस मत का विरोध किया है। ये सभी विचारक राज्य को नैतिक मानते हैं, जबकि कई विचारकों में मार्क्स गांधी ने राज्य को अनैतिक बताया। आइए बात करते हैं कांट की नीति मीमांसा की, यानी कांट एथिक्स की बात करते हैं। पश्चिमी दर्शन में निरपेक्षवादी या कर्तव्यवादी अर्थात डिओंटोलॉजिकल नीति मीमांसा का चरम विकास कांट के दर्शन में हुआ है। उसके नैतिक सिद्धांत को निरपेक्ष आदेश अर्थात कैटेगोरियल इम्पेरेटिव का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का सार यह है कि नैतिकता न तो मनुष्य की इच्छाओं या भावनाओं से संबंधित होती है और न ही कार्यों के परिणाम से। नैतिकता का एकमात्र संबंध विशुद्ध कर्तव्य चेतना से है। वहीं निरपेक्ष आदेश की बात करें, कैटेगोरियल इम्पेरेटिव की बात करें, तो कांट ने सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार किया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है, अर्थात जिसका शुभत्व देश, काल और परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। उसका उत्तर है कि केवल शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। शुभ संकल्प का अर्थ है उस दृढ़ निश्चय से है जो व्यक्ति की विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कांट किसी अन्य वस्तु को शुभ मानता ही नहीं। कई अन्य वस्तुएं या गुण जैसे ज्ञान, तर्क शक्ति, स्वास्थ्य, धन और यश भी शुभ हो सकते हैं, किंतु उनका शुभत्व परिस्थितियों पर निर्भर होता है। यदि कोई चाहे तो इनका प्रयोग अशुभ कार्यों के लिए भी कर सकता है। वहीं कांट ने शुभ संकल्प को उच्चतम शुभ तो माना ही है, किंतु पूर्ण शुभ नहीं। उसका दावा है कि पूर्ण शुभ की स्थिति वह होगी जिसमें व्यक्ति को उसके शुभ संकल्पों के अनुपात में आनंद की प्राप्ति हो। यह मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है। उसके लिए नैतिक होने का एकमात्र और सर्वोच्च तरीका शुभ संकल्पी होना है। कांट ने शुभ संकल्प की व्याख्या करते हुए एक सिद्धांत दिया है जिसे वह कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहता है।
मनुष्य के भीतर यदि एक तरफ बुद्धि है तो दूसरी ओर वासनाएं, भावनाएं और इच्छाएं भी हैं। यदि मनुष्य केवल बौद्धिक प्राणी होता तो वह हर स्थिति में अपने नैतिक कर्तव्यों का ही पालन करता। वास्तविकता यह है कि उसके भीतर विवेक और वासनाओं का कठिन संघर्ष चलता रहता है। इस स्थिति में नैतिक कर्म केवल वह है जो सारी वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त होकर केवल कर्तव्य पालन की भाव से किया जाए। वही मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला है तात्कालिक इच्छा या वासनाओं द्वारा प्रेरित कर्म। दूसरा है अपने हित के लिए सोच समझकर किए जाने वाले कर्म। तीसरा है केवल अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा से किए गए कर्म। कांट का दावा है कि इनमें से नैतिक कर्म केवल वे हैं जो तीसरे वर्ग में शामिल है। पहले दोनों वर्गों के कुछ कर्म प्रशंसनीय होते हुए भी कोई नैतिक मूल्य नहीं रखते। उदाहरण के लिए सड़क पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर दया की तात्कालिक भावना से उसकी सहायता करना प्रशंसनीय तो है, किंतु इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई वकील अपने मुवक्किलों को केस जिताने के लिए रात दिन मेहनत करे, किंतु उसके मन में मूल भाव यह हो कि ऐसे परिणामों को देखकर उसकी वकालत और सफल होगी, तो यह कर्म भी प्रशंसनीय तो है, किंतु इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। नैतिक मूल्य सिर्फ तभी होगा जब व्यक्ति न तो किसी तात्कालिक भावना से प्रेरित हो और न उसे किसी निकट या सुदूर परिणाम की अपेक्षा हो, यानी लालच ना हो उसके मन में। उसका कर्म केवल और केवल इसी भाव से प्रेरित होना चाहिए कि ऐसा करना उसका कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसकी व्याख्या कांट ने निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत में की है। निरपेक्ष आदेश को आदेश इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्ति कभी कभी वासना या इच्छा से प्रभावित होकर अनैतिक कार्य करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे किसी निवेदन या सलाह की नहीं बल्कि कठोर आदेश की ज़रूरत होती है, जिसमें यह बाध्यता हो कि व्यक्ति को इसे मानना ही होगा। निरपेक्ष आदेश निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि यह किसी अन्य सुख या परिणाम की अपेक्षा नहीं रखता है। नैतिकता की दृष्टि से अपने आप में ही अंतिम तथा स्वतः साध्य है। वहीं कांट ने निरपेक्ष आदेश के साथ सापेक्ष आदेशों का भी चर्चा किया है। सापेक्ष आदेश वह है जो मनुष्य को बाध्य करता है कि वह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट कर्म करे। उदाहरण के लिए, यदि तुम परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो ठीक से पढ़ो, एक सापेक्ष आदेश है, जबकि परिणाम क्या होगा इसकी चिंता भूलकर ठीक से पढ़ो, क्योंकि विद्यार्थी का मूल कर्तव्य पढ़ना ही है, निरपेक्ष आदेश का उदाहरण है। सापेक्ष रूप हमने क्या कहा कि यदि तुम परीक्षा पास करना चाहते हो तो सफल होना चाहते हो तो ठीक से पढ़ो, ये क्या हो गया, सापेक्ष आदेश हो गया। जबकि परिणाम क्या होगा इसकी चिंता भूलकर ठीक से पढ़ो, क्योंकि विद्यार्थी का मूल कर्तव्य पढ़ना ही है, ये निरपेक्ष आदेश हो गया। यानी आदेश तो आप दे रहे हैं दोनों कंडीशनों में, लेकिन एक में आप सापेक्ष नहीं, डायरेक्टली आप उसको जो परिणाम है उसके विरुद्ध जो है आप सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। जबकि दूसरे में भी आप आदेश ही दे रहे हैं कि ठीक से पढ़ो, लेकिन उसके जो है परिणामों को पहले आप ला दे रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है कि परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत करो, भूल करके पढ़ो, क्योंकि विद्यार्थी का मूल कर्तव्य पढ़ना है, तो निरपेक्ष आदेश हो गया। लेकिन आदेश इसमें भी दे रहे हैं, लेकिन निरपेक्ष तौर पर। अब असली प्रश्न यह है कि कोई आदेश निरपेक्ष है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी। कांट का दावा है कि वही आदेश निरपेक्ष है जो किसी ऐसे नियम पर आधारित है जिसे व्यक्ति सार्वभौमिक मानने को तैयार है। किसी नियम के अनुसार आचरण करना है या नहीं, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वह इस नियम को सार्वभौमिक नियम मानने को तैयार है। अगर इसका उत्तर नहीं है तो वह कर्म नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान होकर आत्महत्या करना चाहे तो उसे सोचना चाहिए कि क्या वैसी परेशानी में हर व्यक्ति को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कांट के अनुसार इसका उत्तर अनिवार्यतः नहीं ही होगा। कांट ने आत्महत्या के अलावा वचन भंग करना, संकट काल में दूसरों की सहायता न करना तथा किसी व्यक्ति का ऋण न चुकाना, कुल 4 ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि इस कसौटी पर कसने पर अनैतिक ही सिद्ध होंगे। वहीं निरपेक्ष आदेश के नियमों की चर्चा करते हुए कांट ने 4 ऐसे नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया है जिनका पालन व्यक्ति को हर स्थिति में करना चाहिए। ये हैं, पहला है सार्वभौमिकता का नियम अर्थात लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सिर्फ ऐसे नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए जिसे वह सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। ऐसे नियम पूर्णतः निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। किसी मित्र या सगे संबंधी के लिए भी इनमें थोड़ा भी परिवर्तन करना अनैतिक है।
दूसरा है मनुष्य को साध्य मानने का नियम, अर्थात लॉ ऑफ ट्रीटिंग ह्यूमंस एज एंड्स। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों को साध्य के रूप में देखा जाना चाहिए, साधन के रूप में नहीं। साध्य के रूप में देखने का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज में कर्तव्य चेतना के भाव से जब दूसरों की मदद करता है तब वह साधन नहीं बनता है, क्योंकि कर्म करने का निर्णय स्वयं उसने किया है। वह साधन तब बनता है जब किसी व्यवस्था या दबाव में वह दूसरों की इच्छा पूर्ति का माध्यम बनता है। इसी तर्क के आधार पर कांट ने दासता, बलात्कार, हत्या और शोषण जैसे कृत्यों को पूर्णतः अनैतिक माना है। अगला है स्वाधीनता या स्वायत्तता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ ऑटोनॉमी। इसका अर्थ है कि सच्ची नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि अंतः प्रेरणा पर आधारित होती है। अगर व्यक्ति नैतिक नियम का पालन किसी भय या प्रलोभन से करता है तो उसका नैतिक मूल्य शून्य हो जाता है। निरपेक्ष आदेश इसलिए निरपेक्ष है कि वह कर्तव्य निभाने की अंतः प्रेरणा पर आधारित होता है। अब बात करते हैं साध्यों के साम्राज्य का नियम, अर्थात लॉ ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स। कांट ने इसमें पहले 3 नियमों का समावेश किया है। वह कहता है, इस प्रकार कार्य करो कि तुम स्वयं को साध्यों के साम्राज्य में नियम बनाने वाला सदस्य समझ सको। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं तथा सभी को साध्य समझना चाहिए। व्यक्ति को जो है स्वयं तथा सभी को जो है साध्य समझना चाहिए। चूँकि सभी साध्य हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी कर्तव्य चेतना द्वारा समुचित कर्तव्यों का निर्धारण कर सके। नैतिकता के पूर्व शर्तों की बात करते नहीं, पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी की बात करें तो कांट ने नैतिक व्यवस्था के संचालन के लिए 3 आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया है: संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता तथा ईश्वर का अस्तित्व। गौरतलब है कि ज्ञान मीमांसा से संबंधित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उसने आत्मा व ईश्वर जैसी तत्व मीमांसी सत्ताओं को ज्ञान से परे माना था, किंतु नीति मीमांसा से संबंधित पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में उसने नैतिकता के पूर्व शर्तों के रूप में इन्हें आस्था के विषय के तौर पर स्वीकार किया है। ध्यान रखना जरूरी है कि कांट इनके अस्तित्व का दावा नहीं करता, बल्कि सिर्फ यह कहता है कि नैतिक व्यवस्था में विश्वास करने के लिए इन पूर्व मान्यताओं में आस्था रखना जरूरी है। वहीं अगला है संकल्प की स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम ऑफ विल। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति कोई नैतिक या अनैतिक कर्म करता है तो उसके पास समुचित स्वतंत्रता होती है कि वह उस कर्म को करने या न करने का निर्णय अपने होश हवास में कर सके। कांट से कुछ पहले स्पिनोजा ने दावा किया था कि मनुष्य के पास संकल्प की कोई स्वतंत्रता नहीं है, सब कुछ ईश्वरीय अनिवार्यता के अनुसार ही होता है। यानी आप कठपुतली है, जो भी कार्य करवा रहा है आपसे वो ईश्वर करवा रहा है। ये किनका कथन था? ये कांट ने कहा था, नहीं स्पिनोजा ने कहा था, ठीक है, स्पिनोजा ने कहा था। जबकि कांट क्या कहता है कि अपने होश हवास में वह व्यक्ति नैतिक या अनैतिक कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है, सब कुछ ईश्वरीय अनिवार्यता के अनुसार ही होता है। कांट इस मत को खारिज करता है ताकि व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। वहीं अगली जो है कांट की जो है विशेषता के अंतर्गत आती है कि आत्मा की अमरता के बारे में, यानी इमोरलिटी ऑफ सोल के बारे में बात किया है। तो कांट ने 2 तर्कों के आधार पर आत्मा की अमरता में आस्था व्यक्त की है। प्रथम, नैतिक पूर्णता के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी वासनाओं पर इस तरह नियंत्रण कर ले कि वह स्वाभाविक तौर पर बौद्धिक आदेशों का ही पालन करे। इस स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति होली विल होता है, किंतु यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया कठोर और लंबी है, जिसके लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। दूसरा तर्क यह है कि यद्यपि व्यक्ति को सिर्फ शुभ संकल्पी होना चाहिए और फल की आशा नहीं करनी चाहिए, किंतु पूर्ण शुभ के लिए जरूरी है कि उसे शुभ संकल्पों के अनुपात में आनंद की प्राप्ति हो। हम देखते हैं कि कई लोग जो है शुभ संकल्पी होकर भी कठिन जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, जबकि कुछ लोग अशुभ कर्मों में रत होकर भी सफल जीवन जीते हैं। नैतिकता में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा के स्थायित्व में विश्वास रखा जाए, ताकि पूर्ण शुभ की संभावना बनी रहे। वहीं ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कांट का विचार क्या है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में कांट ने ईश्वर के अस्तित्व को भी नीति मीमांसा का आधार माना है,
किंतु उसका विचार ईसाई नीति शास्त्रियों की तरह यह नहीं है कि नैतिक नियमों का निर्माण ईश्वर करता है, या यह है कि ईश्वर दंड के भय से नैतिकता का पालन करना चाहिए। कांट का तर्क क्या है? तो कांट का तर्क, यद्यपि मनुष्य को सिर्फ कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना चाहिए, किंतु पूर्ण शुभ तभी होगा जब उसे शुभ संकल्पों के अनुपात में आनंद भी मिलेगा। कर्तव्य और आनंद एक दूसरे से पृथक वर्ग की वस्तुएं हैं जिनमें अपने आप संबंध नहीं हो सकता। व्यक्ति भी इनमें संबंध कायम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो फल की संभावना से निरपेक्ष रहकर सिर्फ कर्म करना है। ठीक है, यानी कर्म करिए जाओ, फल की इच्छा मत करो। ऐसी स्थिति में शुभ संकल्प तथा आनंद में संबंध वही कायम कर सकता है जो सर्वशक्तिमान हो तथा न्यायपूर्ण भी हो। ऐसी सत्ता ईश्वर की ही हो सकती है। इसलिए इन्होंने ईश्वर को जो है माना है, ईश्वर के अस्तित्व को। मूल्यांकन करते हैं तो कांट का सिद्धांत अत्यंत कठोर है, क्योंकि वे किसी भी स्थिति में कर्तव्य का अपवाद स्वीकार नहीं करते। कभी कभी इसके परिणाम घातक हो सकते हैं, जैसे निरपेक्ष आदेश के तौर पर सच बोलना हमारा कर्तव्य है, किंतु विशेष स्थिति में अगर हमें साफ दिख रहा हो कि सच बोलने से बेकसूर की जान चली जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाग के आता है, ठीक है, शरण मांगता है, और आपने इसको छुपा लिया, ठीक है, और आपने संकल्प लिया है कि आप सत्य बोलेंगे, ठीक है, युधिष्ठिर बनेंगे, और आपको पता भी है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो डाकू या फिर उसका दुश्मन कोई भी हो सकता है। अगर आपने उसको जो है सही सही बता दिया कि जो व्यक्ति है वो मेरे घर में छुपा है, तो उसकी जान चली जाएगी। यहाँ पे आपने सत्य तो बोला, लेकिन क्या हुआ कि एक बेकसूर की जान चली गई। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो कांट ने नैतिक कर्मों के परिणामों तथा परिस्थितियों की घोर उपेक्षा की है, जबकि वास्तविक जीवन में इन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। कांट ने दया, उदारता व सहानुभूति जैसी भावनाओं के तहत किए गए कार्यों को प्रशंसनीय मानकर भी उनका नैतिक मूल्य स्वीकार नहीं किया। यह विचार भी सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से अत्यंत कठोर है। वहीं कांट ने ऋण चुकाने को अपवाद रहित कर्तव्य बताया है। पेटन ने इस पर आक्षेप करते हुए प्लेटो के इस कथन को उद्धृत किया है कि अपने वचन के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को उसको हथियार लौटाना हमारा कर्तव्य नहीं है जो इस बीच पागल और हत्यारा बन चुका है। वहीं कांट ने आत्महत्या को भी अपवाद रहित तरीके से गलत या अनैतिक माना है। पेटन का तर्क है कि अगर जीवन में असहनीय दर्द के अलावा कुछ न बचे तो उसे समाप्त करने में कोई अनैतिकता नहीं है। कांट की ही भाषा में कहें तो यह सार्वभौमिक नियम बनाया जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में असहनीय दर्द के अलावा कुछ न बचा हो तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सिर्फ जो है दर्द है। ठीक है, दर्द मतलब कि उसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म है, तो उसे क्या होना चाहिए? उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी उसको कर लेना चाहिए, या फिर सरकार को चाहिए कि उसे आत्महत्या करने दिया जाए। सार्वभौमिक का नियम अव्यावहारिक है, क्योंकि कई कार्य सार्वभौमिक न होकर भी नैतिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर इसे सार्वभौमिक नियम मान लें तो सब लोग ऐसा करने लगें तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं, और ऐसा होते ही नियम की सार्वभौमिकता भंग हो जाएगी। वहीं प्रत्येक व्यक्ति को हर स्थिति में साध्य भी मानना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए दो देशों के युद्ध में सैनिकों को साधन बनाना ही पड़ता है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को भयानक संक्रामक रोग हो जाए तो उसे शेष समाज से अलग रखना परिणाम की दृष्टि से उचित है, किंतु उसे साध्य मानने की दृष्टि से अनुचित होगा। यानी कहा गया है कि मान लीजिए कि एक कोई समाज है, उस समाज में आपको पता है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा समाज जो है संक्रामक रोग से ग्रसित हो सकता है, तो उस व्यक्ति को अलग थलग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी एक तरफ उस व्यक्ति का है, ठीक है, व्यक्ति है, और दूसरी तरफ क्या है कि पूरा समाज है। तो हमें समाज बचाने के लिए कभी कभी जो है अनैतिक कर्मों, या फिर अनैतिक नहीं मान सकते, ठीक है, ऐसे कर्म करने चाहिए जो एक दृष्टि से देखें, एक दृष्टिया देखें तो वो अनैतिक भी होते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बताया गया है कि समूह को ज़्यादा एक तरफ समूह है और दूसरी तरफ कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति है, तो उसमें जो है प्राथमिकता समूह को ही दी जानी चाहिए। अगला हमारा है अंतःप्रज्ञावाद को हम देखने का प्रयास करेंगे, यानी इंस्टीट्यूशनिज्म को देखने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी में अंतःप्रज्ञावाद नामक नैतिक नियम सिद्धांत विकसित हुआ, जो अपनी प्रकृति में परिणाम निरपेक्षवाद
अर्थात डिओन्टोलॉजी का समर्थन करता है। अंतःप्रज्ञा के विभिन्न समर्थक अंतःप्रज्ञा के स्वरूप तथा अन्य प्रश्नों पर विभाजित हैं, किंतु उन सभी में कुछ अन्य बिंदुओं पर सहमति है। सभी मानते हैं कि हमारे भीतर अंतःप्रज्ञा नामक शक्ति है जो किसी कार्य या नियम के संबंध में हमें बताती है कि वह नैतिक है या अनैतिक। सभी दार्शनिक परिणाम निरपेक्षवाद के समर्थक हैं, अर्थात मानते हैं कि नैतिकता का संबंध अंतःप्रज्ञा के निर्देशों से है, न कि कार्य के परिणामों से। वहीं सभी का दावा है कि अंतःप्रज्ञा से मिलने वाला ज्ञान साक्षात होता है, अर्थात किसी अन्य ज्ञान पर निर्भर नहीं होता। वह स्वतः प्रमाणित भी होता है, अर्थात किसी अन्य आधार पर उसे सही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। दो विषयों पर अंतःप्रज्ञावादियों में मतभेद है। पहला, अंतःप्रज्ञा से मिलने वाले ज्ञान की सीमा क्या है। कुछ का मानना है कि अंतःप्रज्ञा से सिर्फ चरम शुभ या स्वतः साध्य शुभ का ज्ञान होता है। कुछ के अनुसार नैतिक नियमों का ज्ञान होता है, और जबकि कुछ का दावा है कि अंतःप्रज्ञा प्रत्येक कर्म के संबंध में नैतिक अनैतिक का बोध कराती है। वहीं दूसरा भेद अंतःप्रज्ञा के स्वरूप को लेकर है कि कडवर्थ व क्लार्क का दावा है कि अंतःप्रज्ञा एक बौद्धिक शक्ति है, इसलिए इसके विचार को बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद कहते हैं। अंतःप्रज्ञावाद को समझना हो तो जैसे एक उदाहरण देकर सर समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी माता जी हैं, ठीक है, अचानक से एक दिन आपको कॉल करती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा सपना आया कि जैसे तुम बीमार हो। और रियलिटी में क्या देखा जाए, वास्तविकता में आप बीमार हैं। रोज़ रोज़ आपको ऐसी बातें नहीं करती हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनिज्म यानी अंतःप्रज्ञावाद के स्तर पर उन्हें वो अनुभूति हो गई कि उनका बच्चा जो है किसी तरीके से बीमार है, और जबकि वो रियलिटी में वैसा साबित सही हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अंतःप्रज्ञावाद कहते हैं। ठीक है। अब सेफ्टस बरी और हसीचन का दावा है कि अंतःप्रज्ञा एक नैतिक इंद्रिय अर्थात मोरल सेंस के रूप में काम करती है, इसलिए इनके विचारों को नैतिक इंद्रियवाद यानी मोरल सेंस थ्योरी कहते हैं। बटलर ने अंतःप्रज्ञा को अंतरात्मा या अंतःविवेक से जोड़कर देखा है, इसलिए उनके सिद्धांत को अंतरात्मा का सिद्धांत या अंतःविवेक के सिद्धांत कहते हैं। हाँ, बटलर ने अंतःप्रज्ञा को अंतरात्मा या अंतःविवेक से जोड़कर देखा है, इसलिए उसके सिद्धांत को अंतरात्मा का सिद्धांत या अंतःविवेक का सिद्धांत कहते हैं। वहीं ये बात करते हैं अंतरात्मा का सिद्धांत को यानी थ्योरी ऑफ कॉन्साइंस। बटलर का मानना है कि मनुष्य के भीतर कई प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: विशिष्ट प्रवृत्तियां, आत्म प्रेम, परोपकार तथा अंतरात्मा। आदर्श स्वभाव वह है जिसमें सभी प्रवृत्तियां उचित संबंध में रहकर कार्य करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी राजव्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग संविधान के अनुसार सुसंगत होते हैं। विशिष्ट प्रवृत्तियां वे हैं जो किसी तात्कालिक इच्छा की पूर्ति से संबंधित है। आत्म प्रेम और परोपकार दोनों मनुष्य के अस्थायी स्वभाव हैं और विशिष्ट प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। अंतरात्मा सर्वोच्च स्तर पर है जो आत्म प्रेम तथा परोपकार को नियंत्रित करती है। व्यक्ति में कई बार अंतरात्मा तथा परोपकार से जुड़े प्रश्नों पर अंतर्द्वंद्व होता है और ऐसे प्रश्नों पर अंतिम निर्णय अंतरात्मा करती है। अंतरात्मा के 2 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक तथा अधिकारात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष बताता है कि क्या उचित है तथा क्या अनुचित है, जबकि अधिकारात्मक पक्ष हमें आदेश देता है कि हम उचित कार्य करें। नैतिक दृष्टि से शेष प्रवृत्तियों की तुलना में सर्वोच्च स्तर पर होते हुए भी अंतरात्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह जबरन उचित कार्य करवा ही ले। कई बार मनुष्य अनैतिक प्रेरणाओं के दबाव में उसके कार्यों को अनदेखा कर देता है और हालांकि ऐसा होने पर अपराध बोध ही होता है। बात करते हैं मूल्यांकन की। यह अत्यंत आत्मनिष्ठ सिद्धांत है क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अंतरात्मा विरोधी नैतिक आदेश दे सकती है। इसके अलावा बुरा से बुरा व्यक्ति भी अपने कर्मों को अंतरात्मा के नाम पर सही ठहरा सकता है। अब बात करते हैं लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता की, यानी सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। देखिए, लोक प्रशासन में या लोक सिविल सेवा में मूल्य तथा नीति शास्त्र
स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा एवं उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, और शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी फंडिंग में नैतिक मुद्दे, ये सब टॉपिक हमारे देखेंगे। ठीक है। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, इंग्लिश में अगर देखने का प्रयास करें तो पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, इथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, and ethical issue in international relation and funding, corporate governance। लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अच्छी या बुरी हो सकती है। सामान्य रूप से अच्छी या बुरी स्थिति के अतिरिक्त लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति का अनुमान नैतिक मूल्यों की तीव्रता तथा उसके पालन के आग्रह से लगता है। लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक, न्यायिक व ऐतिहासिक कारक। प्रारंभ में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाए या नहीं, इस विषय पर अकादमिक विवाद उठ खड़ा हुआ। विवाद मूल्य तथा तथ्य को लेकर था। कुछ विचारकों का मानना था कि नीति शास्त्र का संबंध मूल्यों से है और लोक प्रशासन मूलतः निर्णय तथा कार्यवाही जैसी तथ्यात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। परंतु वर्तमान समय में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों को लोक प्रशासन का अभिन्न अंग माना जाता है। वर्तमान पूंजीवाद व वैश्वीकरण के युग में संसाधनों का असमान वितरण और नागरिकों के मध्य विषमता की खाई बढ़ती जा रही है, तो वही नागरिकों में शिक्षा का स्तर उच्च होने और सूचना क्रांति के युग में नागरिकों में जागरूकता व अधिकारों के प्रति मांग बढ़ती जा रही है। लोक प्रशासन में नैतिकता से ही इन मांगों को जनता तक पहुंचाया जा सकता है। यदि लोक प्रशासन में नैतिकता है तो योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नैतिक शासन की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कि लोक प्रशासन में निस्वार्थता मूल्य की उपस्थिति निजी हितों पर सार्वजनिक हितों को वरीयता प्रदान करेगा। दूसरी तरफ सत्यनिष्ठता प्रशासन में खुलापन एवं उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे शासन की नीतियों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचती है और वे इसका लाभ उठा पाते हैं। फलतः सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। अगला टॉपिक है हमारा लोक प्रशासन या फिर लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति एवं समस्याएं। देखिए, लोक प्रशासन में या लोक सिविल सेवा मूल्य जनता और प्रशासन के मध्य संवाद को बेहतर बना सकते हैं, तो वही जनता के प्रति करुणा, दया, कर्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को बढ़ाकर नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकते हैं। एक बारगी यह लग सकता है कि जहां प्रशासन तथ्यों, आंकड़ों इत्यादि के आधार पर कार्य करता है, तो फिर प्रशासन में सिविल सेवा मूल्यों का क्या औचित्य है। वस्तुतः 21वीं सदी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सेवा प्रदाता के रूप में राज्य का योगदान और सामाजिक न्याय जैसी बातों को बल दिया जा रहा था। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि प्रशासन में लोक सेवक उच्च नैतिक मूल्यों से संबद्ध हो। समानता, न्याय, मानवाधिकार जैसे मूल्य लोक प्रशासन के अभिन्न अंग माने गए हैं। वहीं लोक प्रशासन का दायित्व केवल तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर देना या निर्णय लेना भर नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक मूल्यों का उच्च समावेशन और समाज में नैतिक मूल्यों का संरक्षण इनकी जिम्मेदारी है। वहीं लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्यों के माध्यम से हम गांधी जी के सपने को साकार कर सकते हैं और गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात करता है। तो वहीं उपयोगितावादी विचारधारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के साधन को शुभ मानता है। यह तभी संभव है जब प्रशासन में कार्य करने वाले व्यक्ति उच्च नैतिक मूल्यों को धारण करें। कन्फ्यूशियस ने भी सदाचार और नैतिकता को लोकतंत्र का आधार माना है। लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति की चर्चा करें तो ब्रिटिश काल में राज्य की स्थिति शोषणकारी थी, जिसके कारण प्रशासन का स्वरूप भी वैसा ही था तथा यह प्रशासन विदेशी शासन के हितों की पुष्टि करता था।
असंवेदनशीलता, शहरी व निरंकुश चरित्र, अभिजात्यवादी मानसिकता इत्यादि ब्रिटिश प्रशासन में परिलक्षित होता था। स्वतंत्रता पश्चात भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामने आई और प्रशासन में भी परिवर्तन की मांग की गई। फलतः प्रशासन में जनसाधारण के प्रति संवेदनशीलता, ग्रामीण चरित्र, संविधान कानून के तहत कार्य और कल्याणकारी स्वरूप के अनुरूप व्यवहार इत्यादि की अपेक्षा की गई। किंतु लोक प्रशासन में उपयुक्त मूल्यों की उपस्थिति न होकर प्रशासन में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों को वरीयता प्रदान करना जैसी प्रवृत्तियां देखी गई। अर्थात प्रशासन कल्याणकारी राज्य में सहयोगी न होकर अवरोध बन गया। अब उदारीकरण, भूमंडलीकरण के पश्चात लोक प्रशासन या सेवा में विशिष्ट परिवर्तनों की आवश्यकता है जो निवेश को आकर्षित कर सके और बदलते समय के साथ स्वयं में भी परिवर्तन ला सके। वहीं प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 33% सिविल सेवक अपनी सेवा से असंतुष्ट हैं। तो वहीं हांगकांग के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स रिस्क कंसल्टेंसी द्वारा 2009 में सर्वेक्षण के अनुसार एशिया की 12 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के सिविल सेवक सबसे निचले पायदान पर हैं। भारतीय लोक प्रशासन में अत्यधिक मात्रा में भ्रष्टाचार नजर आता है और लोक प्रशासक सार्वजनिक मूल्यों का पालन करें यह भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अच्छी नज़र नहीं आती। वर्तमान में लोक प्रशासन में नैतिकता की समस्याएं 2 स्तरों पर नजर आती हैं: मूल्यों का संकट और प्रक्रियागत संकट। मूल्यों के संकट से तात्पर्य प्रशासन में नैतिक व सार्वजनिक मूल्यों के ह्रास होने से है, अर्थात लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य पद और उच्च मूल्यों के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। वहीं लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा की कमी, कल्याणकारी राज्य के प्रति जिम्मेदारी का अभाव, असहिष्णुता, अभिजात्यवादी मानसिकता इत्यादि दृष्टिगोचर होता है। इन सभी का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि जो प्रशासन जनता और सरकार के मध्य संवाद और पुल का कार्य करता है वह कार्य बाधित होता है। इस कार्य में बाधा होने से नागरिक और सरकार के मध्य अविश्वास का सृजन होता है। इसके अतिरिक्त प्रक्रियागत संकट के अंतर्गत नवाचार का अभाव, उत्साह की कमी तथा बेहतर कार्य संस्कृति का अभाव नजर आता है। वहीं भारतीय लोक सेवाएं एक बने बनाए ढर्रे पर चलती हुई प्रतीत होती है, जहां लोक सेवाओं को नवोन्मुखी व कुशल बनाने के लिए नवाचार संस्कृति का विकास नहीं हो पाता है। फलतः सिविल सेवा में अकर्मण्यता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। बात करते हैं प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल स्टेटस इन एडमिनिस्ट्रेशंस। ऐतिहासिक कारक की बात करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर। ऐतिहासिक कारक लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति पर गहन प्रभाव डालते हैं। भारत में प्रशासन पर सबसे पुरानी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रशासन के अनेक भ्रष्ट व अनैतिक रीतियों का वर्णन मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि मौर्यकालीन प्रशासन भी नैतिकता के संकट से जूझ रहा था। मध्यकाल में तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने उदारता का एक बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने एक सिपाही को कुछ धन इसलिए उधार दिया था ताकि उस धन को रिश्वत में देकर वह अपना वेतन प्राप्त कर सके। मुगल बादशाहों ने भी इस मामले में कोई बहुत अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। इस युग में नजराना तथा बख्शीश रिश्वत के सामाजिक रूप में स्वीकार्य रूप थे। वहीं प्रशासन में नैतिकता का यह स्तर निरंतर गिरता ही गया। कार्नवालिस ने इस संदर्भ में भारतीय प्रशासकों की घोर आलोचना करते हुए उन्हें बेईमान तथा चरित्रहीन बताया है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसरों की हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी और उनमें से कई की आलोचना तो ब्रिटिश संसद ने भी की। वहीं प्रशासन में इस अनैतिक परिपाटी का स्वाभाविक परिणाम प्रशासन तथा समाज में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता के रूप में प्रकट होता है। इसका एक अन्य परिणाम अभिजात प्रशासक वर्ग के सृजन के रूप में भी सामने आया। यह अभिजात वर्ग प्रशासन में साधारण वर्ग की उपस्थिति तथा भागीदारी को दुरूह बनाकर प्रशासन पर सतत रूप से प्रभावी है। बात करते हैं सामाजिक कारक की यानी सोशल फैक्टर की। तो भारतीय समाज में आज धन का महत्व किसी भी अन्य मूल्य की तुलना में अत्यधिक बढ़ गया है।
धन के संदर्भ में भारतीय समाज ने अनजाने में ही परिणाम सापेक्षवाद यानी टेलियोलॉजी को अपना लिया है और अब साधन साध्य विवाद कोई खास मायने नहीं रखता और साध्य से ही साधन की पवित्रता निर्धारित हो जाती है। महात्मा गांधी के बाद से किसी ने भी साधन की पवित्रता पर जोर नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप धन कमाने में साधनों के नैतिक होना अनिवार्य नहीं रह गया और अनैतिक तरीके से कमाए गए धन को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई। भारत में सर्वाधिक प्रचलित दोनों धर्म हिंदू और इस्लाम धर्म धन को बहुत अधिक महत्व नहीं देते और धन कमाने के अनैतिक तरीकों तो दोनों में वर्जित है ही, परंतु धर्म और सामाजिक स्वीकार्यता में संगति होना अनिवार्य नहीं है और अनैतिक धन की सामाजिक स्वीकृति इसका एक उदाहरण बन गया है। कानूनी कारक की बात करें, लीगल फैक्टर की बात करें तो यदि देश का न्यायिक तंत्र शीघ्र तथा सुस्पष्ट न्याय प्रदान करता है तो प्रशासन में नैतिकता की स्थिति मजबूत होती है। समाज की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि अनैतिक कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के सम्मुख अपने अनैतिक कर्मों का दंड पा जाए और यह सुनिश्चितता केवल देश का न्यायिक तंत्र ही प्रदान कर सकता है। यदि भ्रष्टाचार करने वाले साक्ष्यों के अभाव में छूट जाते हैं या उनके मामलों का निर्णय ही 50 साल बाद आता है तो ऐसे में निश्चित रूप से अनैतिक कार्य करने वाले का मनोबल बढ़ता है। वास्तव में न्याय में होने वाली देरी नैतिक रूप से सही पक्ष के लिए दंड के समान है। नियमों तथा विनियमों में स्पष्टता तथा कठोरता की भी आवश्यकता है। नियमों में अस्पष्टता तथा उलझाव से भ्रष्टाचार के अवसर उत्पन्न होते हैं। कई बार इस तरह के नियम बना दिए जाते हैं जिनका अनुपालन लगभग असंभव होता है। ये नियम इन नियमों का अनुपालन करवाने वाले के लिए आय के साधन बन जाते हैं। राजनीतिक कारक की बात करें पॉलिटिकल फैक्टर की, तो राजनीतिक तंत्र प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करता है और इस रूप में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों को प्रभावित भी करता है। विभिन्न राजनैतिक तंत्रों जैसे प्रजातंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत की अपनी विशेषताएं हैं और ये प्रशासन में अपने तंत्र के अनुकूल मूल्यों का विकास भी करते हैं। प्रजातंत्र में समानता व बंधुत्व जैसे मूल्य प्रमुख होते हैं तो राजतंत्र में तानाशाही में आज्ञाकारिता पर अधिक बल दिया जाता है। वहीं भारतीय प्रजातंत्र में चुनावी व्यवस्था भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उत्प्रेरकों में से एक है। चुनाव अत्यधिक खर्चीले होते हैं और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ना बेहद कठिन होता है। ऐसे में प्रत्याशी या तो अपने जेब से धन खर्च करते हैं या बड़े औद्योगिक घरानों से सहायता प्राप्त करते हैं। ऐसे में ये प्रत्याशी जीतने पर अपना धन वापस पाने का प्रयास करते हैं तथा उन लोगों को सही व गलत तरीकों से उपकृत करते हैं जो चुनाव जीतने में सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रशासनिक तंत्र भी राजनीतिक तंत्र का अनुकरण करता है और अधिक से अधिक धन कमाने की चेष्टा करता है। बात करते हैं आर्थिक कारण की यानी इकोनॉमिक फैक्टर की, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां संसाधनों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है और आर्थिक असमानता व्याप्त होती है तो वहां लोगों के लिए नैतिक रहना बहुत आसान नहीं होता। ऐसे में प्रशासन को भी अनैतिक होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं और सत्यनिष्ठा के प्रतिमानों का आकर्षण नहीं रह जाता। भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्याएं या मुद्दे यानी जनरल इथिकल इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रशासन में मूल समस्या भ्रष्टाचार की है। साथ ही कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश शासन की परंपरा जिसमें रूढ़िवादी और अभिजात वर्गीय सिविल सेवक रहे हैं। बहुत से सिविल सेवक इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। शक्ति का ढांचा अत्यंत विषमतापूर्ण है और कुछ उच्च अधिकारियों के पास इतनी अधिक शक्ति है कि वे न सिर्फ भ्रष्ट हो सकते हैं बल्कि अधीनस्थ को भ्रष्ट होने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। बात करें तो 1967 के बाद नौकरशाही तटस्थ न रहकर राजनीतिक होती गई। पहले यह समस्या राज्यों में अधिक थी और हर राजनीतिक दल के समर्थक व विरोधी नौकरशाह अलग से जाने जाते थे। अब यह समस्या केंद्र के स्तर पर भी उतनी ही सघन है। बात करें तो नौकरशाही के कार्य में राजनीतिक दबाव अत्यधिक है। विशेष रूप से गठबंधन सरकारों और क्रोनी पूंजीवाद के कारण यह दबाव बढ़ा है।
गठबंधन सरकारों में कई दलों को पहले से ही पता होता है कि सरकार अस्थिर है और सत्ता कभी भी हाथ से निकल सकती है, इसलिए वे कम से कम समय में अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं। चूँकि उनका पुराना अनुभव नहीं होता, इसलिए वे ऊंचे संपर्कों वाले व्यक्तियों से गठजोड़ करते हैं और इस गठजोड़ के सहारे धन कमाते हैं। इसे ही पूंजीवाद कहा जाता है। उचित कार्य संस्कृति का अभाव, जैसे अच्छा काम करने पर विशेष लाभ न मिलना और काम सही ढंग से न करने या काम नहीं करने पर भी कोई हानि न होना। स्पष्ट आचरण संहिता का अभाव, यानी कई मुद्दों पर आचरण संहिता के नियम स्पष्ट भी नहीं है। पारदर्शिता की कमी होती है और जवाबदेही के निश्चित ढांचे का न होना। साथ ही साथ भ्रष्टाचार उद्घाटित करने वाले यानी विस्टल ब्लोवर्स के लिए उचित सुरक्षा न होना। सुरक्षा नहीं, भ्रष्टाचार को जो उद्घाटित करते हैं, यानी जो पकड़ते हैं उसको बंद करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा का प्रावधान भी नहीं होता। वहीं विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गहरे मतभेदों की उपस्थिति। उदाहरण के लिए सवर्ण व आरक्षण से आए कर्मचारियों के अपने अपने दबाव समूह होते हैं जो प्रशासनिक प्रक्रिया को कई बार ठप कर देते हैं। यदि किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो प्रायः देखा जाता है कि उस वर्ग के सदस्य अपने वर्ग के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जाति, धर्म व क्षेत्र के आधार पर सरकारी सेवाओं में प्रभावी दबाव कार्य करते हैं। वहीं भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठाया जाना और आमतौर पर भ्रष्टाचार के मामले सिविल मामले होते हैं जिनमें गिरफ्तारी भी नहीं होती। कानूनी कार्यवाही 10-20 साल तक चलती है और साबित भी हो जाए तो कठोर प्रावधान नहीं है, अर्थात सारा धन वापस छीनने जैसे प्रावधान नहीं है। जबकि इस संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं। पहला, कई प्रक्रियाएं अनावश्यक रूप से जटिल है, जिनमें कहीं न कहीं कर्मचारियों के पास विवेकाधीन शक्तियाँ आ जाती हैं और भ्रष्टाचार का रास्ता बनता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अधिकारियों का स्थानांतरण बहुत कम समय में और बिना पर्याप्त कारणों के होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कदम उठाया है और जवाब देने का निर्देश दिया है। जहां तक संभव हो ई प्रशासन का प्रयोग किया जाए ताकि ऐसे अवसर ही कम हो जहां भ्रष्टाचार पैदा हो सके। भारतीय प्रशासन में सुधार के उपाय यानी एफर्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो औपनिवेशिक लोक सेवा को कल्याणकारी राज्य की सेवा में परिवर्तित करने के लिए कई सुधार आवश्यक हैं। कुछ सुधार किए भी गए हैं, परंतु वे भर्ती तथा प्रशिक्षण के स्तर पर ही किए गए हैं। सारा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि लोक सेवा में सही व्यक्तियों का चयन किया जाए, परंतु चयनित व्यक्ति चयन के बाद भी अच्छा बने रहें, इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। वर्तमान में लोक सेवा का ढांचा कुछ ऐसा बन गया है कि चयनित व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य हो, नए काम करने की इच्छा रखता हो, पर कुछ वर्ष के भीतर ही वह एक बने बनाए ढर्रे पर आदी हो जाता है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए पूरे तंत्र में आधारभूत सुधारों की आवश्यकता है। लोक सेवा में सुधार के लिए कुछ सुझाव हैं। पहला, शक्ति के वितरण में समानता लाई जाए, अर्थात उच्च अधिकारियों के पास अत्यधिक शक्तियां हैं। ये शक्तियां इतनी अधिक हैं कि एक भ्रष्ट उच्च अधिकारी ईमानदारी कनिष्ठ अधिकारी को भ्रष्ट होने पर मजबूर कर सकता है। कार्यकाल की सुनिश्चितता, ईमानदार अधिकारियों को दंडित करने के लिए स्थानांतरण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली इतनी जटिल हो गई है कि उसे समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अब लोक सेवक जब तक कार्यप्रणाली समझ पाता है तब तक उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। अगली है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की सुनिश्चित संरचना नहीं है। उत्तरदायित्व निर्धारण की वर्तमान संरचना पर्याप्त नहीं है। यह न तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर समुचित रूप से पुरस्कृत करती है और न ही लापरवाही करने पर दंडित करती है। वहीं परिणाम पर बल दिया गया है, यानी सरकार में योजना की सफलता आवंटित धन में से खर्च किए गए धन के आधार पर मापी जाती है। योजना के अंतर्गत किए गए कार्य को मापने के लिए कोई स्पष्ट और व्यवस्थित तंत्र नहीं है। सफलता का निर्धारण परिणाम के आधार पर होना चाहिए। परिवर्तन की आवश्यकता केवल व्यवस्था के स्तर पर ही नहीं बल्कि व्यक्ति के स्तर पर भी है। एक अच्छे लोक सेवक को अपने कार्य को सिर्फ नौकरी समझकर काम नहीं करना चाहिए। सेवा शब्द में निहित है कि उसके भीतर जनता के विशेषकर वंचित वर्गों की सहायता व कल्याण करने की इच्छा होनी चाहिए। इस धारणा के अनुसार लोक सेवा को निम्नलिखित आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। पहला, अपने कार्य को स्वधर्म अर्थात
वोकेशन समझना न कि सिर्फ व्यवसाय अर्थात अपने काम को पूरी रुचि और प्रतिबद्धता के साथ करना, वहीं वंचित वर्गों के प्रति सेवा तथा कर्तव्य की भावना का होना और वंचित वर्गों के लिए कार्य करते समय यह समझना चाहिए कि यह कार्य उन पर उपकार नहीं बल्कि उनका अधिकार है जो उन्हें सदियों से नहीं दिया गया था। स्वयं को सामान्य जनता से बेहतर व ऊपर न समझना, स्वयं को प्रशासक नहीं बल्कि सेवक के रूप में परिभाषित करना। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगले सेशन हमारा जल्दी मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हित विरोधिता और हित संघर्ष को हम देखने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।